अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 0.1 क्वेश्चन नंबर 27 से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमने फंक्शंस को पीस वाइज डिफाइन करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने कुछ इस तरह सोल्व करना है जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट हमें दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू mod x प्लस 3x प्लस 1। अब मॉड फंक्शन इसमें आ गया। जैसा कि हमें पता है कि मॉड के अंदर दो फंक्शन होते हैं, जैसे कि mod x इज इक्वल टू माइनस एक्स भी होता है और mod x इज इक्वल टू एक्स भी होता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं जब हमने ग्राफ बनाए थे। इस पे ग्राफ बनाए थे और जब इस टाइप के एब्सोल्यूट फंक्शन को पीस वाइज डिफाइन किया था। जब mod x इज इक्वल टू माइनस होता है तब हमारे पास x इज लेस देन 0 होता है, और जब mod x इज इक्वल टू x होता है तब हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो अब हमने फंक्शन को यानी mod आ गया है तो एक दफ़ा हमने mod x इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखेंगे और x इज स्मॉलर देन हमारे पास 0 होगा। जब हम इसकी जगह पुट करेंगे फंक्शन में तो माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3x, ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1। और ये कब आया? जब हमने x इज स्मॉलर देन 0 था। अब दूसरे फंक्शन में हमने क्या करना है कि mod x इज इक्वल टू एक्स रखना है। अब हमारे पास क्या होगा कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। mod x की जगह x इस फंक्शन में पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास x प्लस 3x प्लस 1 आ जाएगा। तो ऐड कर लें इसको, ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 1। और ये कब आया? जब हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, हमने मॉड की जगह ये वैल्यू पुट की। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन था, हमने दो वैल्यूज पुट करके अब हमारे पास दो फंक्शन आ रहे हैं, एक ये और एक ये। तो पीस वाइज हम इसको कुछ यूँ लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब हमारे पास 2x प्लस 1 आया था तब x स्मॉलर देन 0 था, और जब हमारे पास 4x प्लस 1 आया तब हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब पीस वाइज हमने डिफाइन कर दिया। अब ग्राफ इस टाइप के फंक्शन किस तरह बनाते हैं ये हम पहले ही बता चुके हैं। आप ग्राफ वाले वीडियो देख लें, उससे आपको समझ लग जाएगी कि इसके ग्राफ किस तरह बनाने हैं। थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ। अब x इज स्मॉलर देन 0 का मतलब है कि इसका जब आप ग्राफ बनाओगे आपने लेस देन 0 से वैल्यू पुट करनी, यानी -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन आपने इस फंक्शन में वैल्यूज पुट करनी है ग्राफ बनाने के लिए। और x इज लेस देन 0 है तो आप x की जगह 0 भी नहीं पुट कर सकते। और जब हमारे पास ये दूसरा फंक्शन है 4x प्लस 1, अब यहाँ पे देखें x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी x की जगह आप 0 भी पुट कर सकते हो और 0 से बड़ी वैल्यू भी, यानी 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 का हम बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod x प्लस mod x माइनस 1। तो अब हमारे पास फंक्शन में यानी दो दफ़ा mod आ रहा है, एक दफ़ा mod x है और दूसरी दफ़ा mod x माइनस 1 है। अब जैसा कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि mod के अंदर वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे mod x था तो हमने x इज इक्वल टू 0 रखा और उस पर और हमने लेस देन और इक्वल टू डिफाइन किया। अब जैसा कि हमारे पास दूसरा फंक्शन है mod x माइनस 1, तो हम इसको क्या करेंगे कि x माइनस 1 इक्वल टू आप 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू आपके पास 1 आ रहा है। एक वैल्यू आपके पास x इज इक्वल टू 1 है और दूसरी वैल्यू आपके पास x इज इक्वल टू 0 है, दो मॉड की वैल्यू। तो अब स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? हमारे पास ये वाली x इज इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या करेंगे कि x इज लेस देन 0 पे चेक करेंगे। x इज लेस देन 0 पे जैसा कि वो आपके पास लिखा हुआ है mod x इज इक्वल टू माइनस एक्स है। जब आप x इज लेस देन इक्वल टू 0 चेक करोगे तो हमारे पास
जो आएगा x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू वो भी लेस देन होगी, यानी x इज लेस देन 1। तो उस पर हमारे पास फंक्शन क्या देगा कि मॉड x माइनस 1 हमारे पास आएगा माइनस एक्स माइनस 1 के, जब x इज लेस देन 1 होगा। और जब मॉड x माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होगा तब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब हमने जब x इज लेस देन 1 है तो हमने मॉड x माइनस 1 की जगह माइनस 1 माइनस एक्स ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x माइनस 1 आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 के साथ माइनस आ गया। अब हम इसमें पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स की जगह हमने माइनस एक्स पुट करना है प्लस, और मॉड एक्स माइनस 1 की जगह हमारे पास आ जाएगा, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया, एक्स माइनस 1 था, जब माइनस का साइन अंदर आ जाएगा तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 माइनस 2x, ये हमारे पास 1 माइनस 2x आ गया। अब ये तो हमने जब x इज लेस देन 0 रखा था। अब दूसरा फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं कि जो बड़ी वैल्यू है कि x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे हम चेक करेंगे कि जब x इज हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो लेस का चेक करना है यानी जो छोटा पॉइंट है उस पर हम लेस देन का चेक करेंगे, और जो हमारे पास बड़ा पॉइंट है उस पर हम सेकेंडली ग्रेटर देन की वैल्यू चेक करेंगे। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे हमारे पास क्या है कि मॉड एक्स जो हम रखेंगे वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1 है, यानी x इज ग्रेटर देन 0 भी है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास मॉड x इज इक्वल टू x आता है। जब मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखेंगे तब हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन आएगा, यानी x माइनस 1। इस फंक्शन में पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा मॉड एक्स की जगह एक्स सी प्लस हमारे पास एक्स माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1। अब ये हमने लिखा था जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था। ये अब दो कंडीशन लगी, एक दफ़ा हमने x इज लेस देन 0 रख लिया और दूसरी दफ़ा x इज ग्रेटर देन 1। अब हमने यूँ करना है कि हमने तीसरी वैल्यू रखनी है कि x, यहाँ पे तो हमने रख लिया था x इज स्मॉलर देन 0, अब हमने x ग्रेटर देन 0 रखना है बट स्मॉलर देन 1 रखना है। जब हम इसके दरमियान का फंक्शन फाइंड करेंगे x इज ग्रेटर देन 0 पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स की जगह हमारे पास ये x ही आएगा, क्यों x इज ग्रेटर देन 0 है, तो x ही आ गया प्लस, बट x इज स्मॉलर देन 1 पे, जब x इज स्मॉलर देन 1 था तो हम x माइनस 1 यानी ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स ये कट जाएगा इक्वल टू 1 रह जाएगा। तो अब हम इसको पीस वाइज इसको यूँ लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब पहला फंक्शन जब x इज स्मॉलर देन 0 था हमने जब सोल्व किया हमारे पास ये वैल्यू आई, तो 1 माइनस 2x पे हमारे पास x इज स्मॉलर देन 0। अब दूसरा फंक्शन जो हमारे पास हम ये वाला ले लेते हैं 1, जब वैल्यू 1 कब वैल्यू आई थी, जब x 0 से बड़ा था लेकिन 1 से स्मॉलर था। अब तीसरी वैल्यू जो हमारे पास ये सेंटर वाली वैल्यू आ रही है 2x माइनस 1, ये वाली वैल्यू, इस पे हमारे पास क्या था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2x माइनस 1 हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये इस तरह हमने इस क्वेश्चन को पीस वाइज सॉल्व कर लिया, और ग्राफ बनाने का तरीका पहले ही आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 की तरह ही हम क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट 28 भी सॉल्व करेंगे। 28 का पार्ट नंबर ए जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस मॉड 2x माइनस 5,
तो जैसे कि अब हमारे पास जो एब्सोल्यूट फंक्शन है वो एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोल सकते हैं, ये मॉड फंक्शन, वो मॉड 2x माइनस 5 है। तो मॉड 2x माइनस 5 यानी 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5/2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब 2x माइनस 5 जब हम माइनस बाहर लगाएंगे यानी नेगेटिव लेंगे फंक्शन 2x माइनस 5, तो हमारे पास क्या होगा, x इज स्मॉलर देन 5/2। और जब 2x माइनस 5 जब हम फंक्शन पॉजिटिव लेंगे तो हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। ये चीज़ पहले मैं आपको बता दूँ। अब सिंपल हमने मॉड 2x माइनस 5 की जगह और x इज स्मॉलर देन 5/2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2x माइनस 5, ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2x। अब फंक्शन में पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू 3 एज इट इज़, और ये हमारे पास 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2x आ जाएगा। तब हमारे पास क्या है, x इज स्मॉलर देन 5/2। अब दूसरी वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। इस पर क्या फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा यानी 2x माइनस 5, वैल्यूज ये वाली पुट कर देंगे फंक्शन में। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 एज इट इज़, 2x माइनस 5 एज इट इज़, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2। तो हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। तो इसको पीस वाइज हम लिख देंगे। तो हमारे पास आया 8 माइनस 2x, तो x इज स्मॉलर देन 5/2 था। जब हमारे पास आया 2x माइनस 2, तब हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट नंबर बी, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास इक्वल टू 3 मॉड x माइनस 2 माइनस x मॉड x प्लस 1। अब जैसे कि दो मॉड के फंक्शन आ गए, जैसे क्वेश्चन नंबर 27 का पार्ट नंबर बी सॉल्व किया था, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। अब दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो x इज इक्वल टू 2 है और दूसरी x इज इक्वल टू -1 है। क्लियर सी बात है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली छोटी है। तो सबसे पहले हम छोटी वैल्यू को लेंगे, x इज लेस देन -1 पे। x इज लेस देन -1 है तो हमारे पास जो ये वाला फंक्शन है उस पर क्या होगा, x इज लेस देन 2 आ जाएगा। तो इन दोनों के हम कुछ लिखेंगे, मॉड x माइनस 2 जब लेस देन होगा तो ये हमारे पास -x माइनस 2 आएगा, इक्वल टू ये हमारे पास 2 माइनस x आ जाएगा। और जब मॉड x प्लस 1 हम लेंगे तो ये -1 माइनस x आ जाएगा हमारे पास। ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 और 2 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, 3 to the 6 माइनस 3x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 प्लस एक्स, और ये हमारे पास 6 + 1 7 हो जाएगा, और -3x प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2x। और ये कब आया, जब हमारे पास x इज लेस देन -1 था। अब दूसरी कंडीशन हमने चेक करनी है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे, तो उस पर हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जब 2 होगा तो हमारे पास मॉड x माइनस 2 पॉजिटिव आ जाएगा, x माइनस 2 ही आएगा उसकी जगह, और मॉड x प्लस 1 भी पॉजिटिव ही आएगा। क्यों कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी x -1 से ये वैल्यू 2 -1 से बड़ी है, और ग्रेटर देन का साइन है तो पॉजिटिव फंक्शन आएगा x प्लस 1। एफ ऑफ एक्स हम वैल्यू पुट कर देंगे 3x माइनस 2 और माइनस x प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे 3x माइनस 6
-1, ये हमारे पास आ जाएगा 2x-7। कब? जब हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था। 3x माइनस एक्स 2x आ गया, -6 -1 -7। अब हमने लास्ट कंडीशन चेक करनी है कि x इज स्मॉलर देन -1 तो चेक कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि x इज ग्रेटर देन -1, इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो। -1, x इज ग्रेटर देन -1 और हमारे पास स्मॉलर देन 2। जब x इज ग्रेटर देन -1 है तब फंक्शन पॉजिटिव है यानी 3, और ये इस पे फंक्शन हमारे पास नेगेटिव आएगा। इस पे हम ये वाली वैल्यू रखेंगे 2 - x वाली, 2 - x माइनस, और जब x इज ग्रेटर देन -1 है तो पॉजिटिव फंक्शन यानी x + 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 to 6 -3x -x -1 इक्वल टू हमारे पास -3x -x -4x आ गया, 6 - 5 +5 आ गया। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो इक्वल टू 5 - 4x। अब अगर हम फंक्शन को पीस वाइज लिखना चाहें तो पहली वैल्यू हमारे पास जो आई है वो है, जब हमने इसको सोल्व किया 7 - 2x। 7 - 2x कब था? जब x इज स्मॉलर देन -1 था। दूसरी वैल्यू को हम ये वाली ले लेते हैं 5 - 4x। इस पे हमारे पास क्या था? x इज ग्रेटर देन -1 बट स्मॉलर देन 2 था। और तीसरी वैल्यू हमारे पास जो रहेगी वो ये वाली है 2x - 7। इस पे हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 के पार्ट नंबर बी का। क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 को हमें क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक ये जैसे कि ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल है, इसको आपने क्या करना है कि चारों साइडों से काटना है और फिर इसको बेंड कर देना है। तो जैसा कि आपके पास ये साइड 8 इंच है और ये साइड 15 इंच है, तो जब आप इसको काटोगे यानी 8 इंच है, एक एक्स यहाँ से कम हो जाएगा और एक एक्स यहाँ से। अब हमने जैसे कि ये आपको चीज़ समझ आ गई कि काट को इसको आपने बेंड करना है। अभी इसके पार्ट ए में वो हमें क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस द वॉल्यूम ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, के वॉल्यूम को फंक्शन ऑफ एक्स की फॉर्म में रखना है। अगर हम सिंपली वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर, तो वो हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है। और हमारे पास यहाँ पे जो लेंथ है वो कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास 8 इंच है, लेकिन जब हमने इस साइडों को काट के बेंड कर लिया तो हमारे पास यानी 8 इंच में से कमी होगी ना। ये टोटल हमारे पास 8 इंच थी और x हमने कम कर दिया, तो वॉल्यूम हमारे पास जो लेंथ में आ जाएगा 8 - 2x के 8 इंच में से हमने 2 साइडें कम कर दी। इसी तरह विड्थ में से हमने क्या किया 15 - 2x, और हाइट हमने नहीं छोड़े, जो हमारे पास हाइट थी जब हमने बेंड किया वो x हमारे पास हाइट आ गई। तो ये हमारे पास हमने वॉल्यूम को एज ए फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस कर दिया, जैसे कि हमने पार्ट ए में यहाँ पे बता दिया। अब पार्ट बी में हमें वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ बी, यानी वॉल्यूम की डोमेन फाइंड करनी है। तो जैसा कि डोमेन एंड रेंज मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक तो फिर बता देता हूँ जिन लोगों को डोमेन एंड रेंज का नहीं पता, तो डोमेन एंड रेंज वाली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वो वीडियो देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ग्राफिकली मैं डोमेन एंड रेंज का बता रहा हूँ। अब जैसा कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है या कोई भी ग्राफ बना हुआ है किसी भी फंक्शन का, जो डोमेन हम चेक करते हैं ना, अगर फर्ज करो ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, जो डोमेन हम चेक करते हैं वो हम हॉरिजॉन्टली चेक करते हैं कि फंक्शन कहाँ से किधर तक जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन को देखें, अगर लेट्स सपोज मैं इसको 0 कहता हूँ और इसको 4 कहता हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से 0 से 4 तक। तो जो हमारे पास डोमेन है वो मैं कह सकता हूँ कि x इज ग्रेटर देन 0, कि अगर x ये एक्सिस है यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 यानी 0 से आगे बट स्मॉलर देन 4, या मेरे पास इसकी डोमेन आ जाएगी। अगर इसी तरह मैं रेंज की बात करता हूँ तो रेंज हम चेक करते हैं वर्टिकली,
अगर ये 0 है और ये 2 है, डोमेन मेरे पास ये आ गई। अगर वर्टिकली मैं चेक करूँ तो ये मेरे पास जो रेंज आ रही है वो 0 से 2 तक ग्राफ जा रहा है। ये वापस आ रहा है वो उससे मेरा कंसर्न नहीं है, मैंने सिर्फ चेक करना है कि वो उसने वाई एक्सिस में कहाँ तक गया। अगर फंक्शन कहीं नीचे से स्टार्ट हो रहा था तो मैं रेंज को वहाँ से काउंट करता है, और सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस में यहाँ से कहीं से सब फंक्शन स्टार्ट हो रहा हो तो मैं वहाँ से इसकी डोमेन काउंट करता। तो डोमेन ये तो ग्राफिकल है भी, और उसके अलावा अगर हम फंक्शन को देखें तो वी हमारे पास इज इक्वल टू था 8 माइनस 2x और 15 माइनस 2x और x। तो अगर हम इन फंक्शन को इक्वल टू 0 रखें, 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 15 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पे तो 0 ही आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 7.5 समथिंग आ जाएगा। लेकिन फंक्शन के हिसाब से जब ग्राफ बनाएंगे, जो डोमेन हमारे पास आ रही है वो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 तक है, और जो बाकी वैल्यू है उसको हम निगलेक्ट कर लेंगे क्योंकि रेक्टेंगुलर के लिए हम एक स्पेसिफिक एरिया वो कंसिडर कर रहे हैं वॉल्यूम। तो जो हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन आएगी वो है x इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 4 पे, और सी पॉइंट में उसने क्या पूछा है, फाइंड द ग्राफ ऑफ द फंक्शन वी ऑब्टेन इन पार्ट ए एंड एस्टिमेट द रेंज ऑफ द फंक्शन। कि वही बात जो हमने उसका ग्राफ बना देना है, तो ग्राफ जैसे कि हमारे पास ए एक्सिस जो y है, वैसे तो हम एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे जो एफ एफ एक्स है वो हमारे पास v है, यानी v बाई एक्स की शेप का ग्राफ बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब डोमेन जैसा कि मैंने कहा हॉरिजॉन्टली चेक करते हैं, तो इसी तरह वर्टिकली जब हम सोल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 0 से एट पॉइंट सम 91 पे हमारे पास रेंज जा रही है, और उसके बाद ग्राफ बेंड हो रहा है, तो ये हमारे पास रेंज आ गई। और चौथा पॉइंट जो उन्होंने पूछा है वो ये है कि इन वर्ड डिस्क्राइब हाउ द वॉल्यूम वी वेरीज विद एक्स एंड डिस्कस हाउ वन माइट कंस्ट्रक्ट बॉक्सेस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। एक तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, और दूसरा ये फंक्शन यानी जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है। अगर हम एक्स को देखें तो एक्स इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एक यहाँ तक, एक पॉइंट तक, और उसके बाद क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यही हमने बताना है कि एज एक्स इंक्रीजेज वी, ये एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वी भी इंक्रीज कर रहा है, और देन एक्स डिक्रीज कर रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू एक्स की कब थी, कि एक्स की वो वैल्यू जिस पे वी मैक्सिमम था, तो वो हमारे पास एक्स की एट अबाउट 1.7 जब हमने पुट किया तो हमारे पास 91 है, और ये हमारे पास वी की मैक्सिमम वैल्यू थी। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 29 के बजाय 30 को हमने सेम इसी तरह करना है, लेकिन ज़रा सा फ़र्क क्या है कि हमारे पास जो साइड है वो 6/6 की है, यानी चेंज बाय चेंज। अब सेम सारा क्वेश्चन सेम उसी तरह करना है। अब जैसे कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ये साइड है, लेंथ क्या आ जाएगी 6 माइनस 2x, और विथ भी उसी तरह हमारे पास 6 माइनस 2x, और साथ हाइट क्या आ जाएगी x। तो इसको हम v इज इक्वल टू 6 माइनस 2x का होल का स्क्वायर और x लिख सकते हैं। तो हमने सेम क्वेश्चन नंबर 13 को जिस तरह क्वेश्चन नंबर 29 में सोल्व किया उसी तरह करना है, लेकिन साइड उसने हमें क्या दे दी, डिफरेंट दे दी। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया, 6 माइनस 2x का होल का स्क्वायर इक्वल टू x। और पार्ट बी अब हम इसका किस तरह सोल्व करेंगे, एक तो ग्राफ बना लेंगे, दूसरा अगर हम इसकी रेंज फाइंड करें 6 माइनस 2x का होल का स्क्वायर इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो डोमेन आ गई वो क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट स्मॉलर देन 3, तो ये हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी, बट स्मॉलर देन 3। अब यहाँ पे x की जगह में चेंज कर सेम, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x इज इक्वल टू 3, और जो हमारे पास डोमेन तो ये आ गई और 3, और जो हमारे पास मैक्सिमम रेंज आएगी विद ग्राफ वो हमारे पास इस फंक्शन के हिसाब से वो 16 आ जाएगी। और जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्टिकली x हम v पे 0 से कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है।
पार्ट सी इसका ही होगा। और सेम पार्ट डी में भी हमने यही बताना है कि एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वी भी इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। लेकिन इस फंक्शन में 6/6 इंच में जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी आई है वो तब आई है जब एक्स की वैल्यू 1 थी। तो ये इन दोनों क्वेश्चन में बस ये ज़रा सा फर्क था। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 31 में वो कह रहा है कि अ कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ adjoined a 100 feet square rectangular enclosure to its office building। कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने ऑफिस के साथ एक 100 फीट स्क्वायर की रेक्टेंगुलर दीवार बनाई और फिर 3 साइड ऑफ द enclosure आर फेंस्ड इन। यानी जो दीवार की 3 साइडें थी उनको क्या कर दिया कि बाड़ लगा दी। बाड़ लगाना कुछ ऐसा है कि अगर ये घर बना हुआ है तो जो इस साइड पे दीवार कवरिंग वो करती है चारों साइडों पे, जैसे कि देहात में आपने देखा होगा, उसको हम बाड़ बोलते हैं। तो जो 3 साइडों पे उसने क्या कर दिया कि वो कवर कर दी, बाड़ लगा दी। और उसके बाद क्या है, द साइड ऑफ द बिल्डिंग एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है जॉइंट, जो जुड़ी हुई उससे। द साइड ऑफ द बिल्डिंग एडजेसेंट टू द न्यूक्लियर, न्यूक्लियर दीवार को कहते हैं, इज 100 फीट लॉन्ग एंड अ पोर्शन ऑफ द साइड इज यूज्ड एज द फोर्थ साइड ऑफ द न्यूक्लियर। अब जो दीवार की फोर्थ साइड है, यानी 3 साइडों को तो बाड़ लगाया हुआ है, जो चौथी साइड है वो बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई है जो 100 फीट लॉन्ग है। और एक्स और वाई जो हमारे पास हैं डिमेंशन ऑफ द न्यूक्लियर, यानी दीवार की डिमेंशंस हैं। और वेयर एक्स इज मेजर्ड पैरेलल टू द बिल्डिंग एंड लेट एल बी द लेंथ ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड फॉर दोज डिमेंशन। एक्स और वाई तो हमारे पास दीवार की जो डिमेंशंस हैं वो दी हुई हैं और एक्स को हम मेजर करेंगे बिल्डिंग के पैरेलल, और लेंथ जो हमारे पास एल है जो हमने फाइंड करनी है वो चौथी साइड है जो फेंस नहीं हुई, यानी जिसको बाड़ नहीं लगी। अब पार्ट ए में वो कह रहा है कि फाइंड अ फार्मूला फॉर एल इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक तो बिल्डिंग है और दूसरा दीवार भी है, जो उस हिसाब से लेंथ हम फाइंड करेंगे। और हमारे पास साइड जो हमारे पास जॉइन हुई है बिल्डिंग के साथ लेंथ एक्स, और हमारे पास एल इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y आएगी। और सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है कि फाइंड अ फार्मूला दैट एक्सप्रेस लेंथ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है जो सिर्फ एक्स के फंक्शन को अकेले फाइंड करें। अब एरिया का हमें पता है कि एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। और अगर हमने दीवार को इस शेप में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उसकी जो डिमेंशन है वो एक्स और वाई है, तो जो हमारे पास उसकी लेंथ और विड्थ आ जाएगी वो एक्स और वाई है। और जो हमें उन्होंने शुरू में दे दिया था 1000 फीट स्क्वायर जो दीवार थी, यानी वो ओवरऑल उसका हमें उन्होंने एरिया बता दिया था। एरिया हमारे पास 1000 फीट स्क्वायर है इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 1000 रख लिया है। अब एल इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y था, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y हमारे पास आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय x। तो L इज इक्वल टू हमारे पास था x प्लस 2y, L इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, और y की जगह उसकी वैल्यू पुट की तो ये 2000 डिवाइडेड बाय x हमारे पास आ गया, जो कि हमारे पास b पॉइंट की वैल्यू आ गई। उसके बाद सी में वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इन पार्ट बी। अब जो पार्ट बी में हमारे पास फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो मैंने जैसे कि डोमेन रेंज का पहले बता चुका हूँ, आप हॉरिजॉन्टली चेक कर लोगे ग्राफ कहाँ से। वैसे यहाँ पे उन्होंने डोमेन हमें बता भी दी है कि जीरो से हमें पता है कि इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी डोमेन हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो से जो हमें उसने वो हमने वो साइड फाइंड करनी है चौथी जो फेंस नहीं हुई, जिस पे बाड़ नहीं लगी बिल्डिंग के साथ, उसकी लंबाई जो थी वो 100 फीट थी। तो उससे क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया कि जो डोमेन है वो 0 से 100 फीट तक है, उससे बड़ी नहीं है। और फोर्थ पार्ट में उन्होंने कहा है कि ग्राफ बनाए एंड एस्टिमेट द डिमेंशन ऑफ द एनक्लोजर दैट मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड। एक तो हमने ग्राफ बना दिया और दूसरा एस्टिमेट करना है कि मिनिमम हम कितने उस पॉइंट पे यानी बाड़ लगा सकते हैं। तो ये तो हमने उस सिंपल जो ग्राफ बनाएंगे इस फंक्शन का तो हमारे पास ये आ जाएगा। और वो वैल्यू फाइंड कर लिया जिस पे
अब ग्राफिकली अगर मैं सिंपल आपको समझाऊं तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो सबसे x इज इक्वल टू मिनिमम है, यानी x वर्टिकली अगर हम देखें तो इस तरह, तो हमारे पास जो x का पॉइंट मिनिमम आ रहा है उस पे हमारे पास वो y की वैल्यू आ रही है और उसी पे जो हम वो फेंस यानी वो बार लगाएंगे। तो x इज इक्वल टू ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास जब आप ग्राफ बनाओगे, इसकी वैल्यू है 44.72 और इस पे जो हमारे पास y वैल्यू दे रहा है वो है 22.36 फीट। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास के जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है। A camera is mounted at a point 3000 feet from the base of a rocket launching pad। कि हमारे पास जो रॉकेट है और यानी इस डायग्राम की वजह से रॉकेट की हाइट x है और जो इसकी 3000 फीट पे है और the rocket rises vertically when launched and the camera's elevation angle is continued adjust to follow the bottom of the rocket। ये हमारे पास एंगल थीटा है और कह रहा है कि पार्ट ए में एक्सप्रेस द हाइट एक्स एज अ फंक्शन ऑफ द एलिवेटर एंगल। सिंपल लफ्ज़ों में कि जैसे कि एक रॉकेट हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है और जो हमारे पास ज़मीन पे डिस्टेंस है वो 3000 फीट है रॉकेट का, और जो हमारे पास हाइट दी हुई है वो हमारे पास एक्स है और जो हमने एंगल यहाँ पे लिया वो थीटा है। तो हमने पहले क्या करना है कि एक्सप्रेस करना है कि एक्स को एज अ फंक्शन ऑफ एलिवेशन एंगल थीटा में। तो पार्ट ए में हमारे पास सिंपल सॉल्व करने के लिए वो जैसा कि हमें पता है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और जो हमारे पास टैन थीटा होता है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो साइन थीटा और कॉस थीटा वाला हम नहीं यूज़ कर सकते, बट टैन थीटा हमें पता है बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास x है और बेस क्या है 3000 फीट है और हमने x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा फाइंड करना है। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3000 tan थीटा आ जाएगा पार्ट ए का आंसर। और बी वैल्यू में हमारे पास क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन इन पार्ट ए। अब हमारे पास ये फंक्शन है और हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो इसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगी। अब जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 π/2 अप टू सोन इस तरह एंगल हमारे पास आएगा और वर्टिकली जब हम देखेंगे तो वो 0 से 3000 यानी फीट में हम उसकी बात करेंगे। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं एट सम पॉइंट जो हमारे पास उसकी डोमेन आएगी उस लिहाज से वो आएगी हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन π/2 यानी x नहीं एंगल थीटा। और सी पार्ट जब यानी जब हम इसके ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी डोमेन यहाँ से एट पॉइंट 0 π/2 के दरमियान है, तो वो हमारे पास डोमेन आ जाएगी। और उसके बाद इसकी रेंज ग्राफ जैसे कि मैंने बना दिया पहले ही, और जब इसकी रेंज फाइंड करेंगे और पार्ट सी में कह रहे हैं एंड यूज इट टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ रॉकेट और एंगल उसने दे दिया कि उस एंगल पे आप उसकी हाइट फाइंड करो। x इज इक्वल टू 3000 है, 10 उसने हमारे पास π/4 दिया है, 10 π/4 पे 1 के बराबर होता है। तो x इज इक्वल टू 3000 हमारे पास आ जाएगी वैल्यू और ये हमारे पास पार्ट सी का आंसर आ गया। और इस क्वेश्चन में इतना ही था। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि अ सोप कंपनी वांट्स टू मैन्युफैक्चर अ कैन इन द शेप ऑफ अ रेड सर्कुलर सिलेंडर दैट विल होल्ड 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड। एक सूप कंपनी रेड सर्कुलर सिलेंडर की टाइप का कैन बनाना चाहती है जिसमें वो 500 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड उसमें डाल सकें। और यहाँ पे जो हमारे पास ये उन्होंने दिया हुआ वॉल्यूम वो 500 सेंटीमीटर क्यूब यानी ये हमारे पास वॉल्यूम है। तो वो इस शेप का कैन बनाना चाहते हैं जिसमें 500 सेंटीमीटर क्यूब है। तो राइट्स हमारे पास जो है रेड सर्कुलर सिलेंडर वो कुछ इस टाइप का होता है। तो इस टाइप का वो कैन बनाना चाह रहे हैं। तो जो हमारे पास वॉल्यूम है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम ऑफ रेड सर्कुलर सिलेंडर होता है πr²। तो वो 500 इक्वल टू हमने πr² लिख दिया और h की वैल्यू को कुछ यूँ लिख दिया कि h इज इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर को आप इस साइड पे लें। उसके बाद हमारे पास जो एक फार्मूला दिया हुआ है कि हमने पार्ट ए में उन्होंने हमें कहा है कि शो estimate the radius r and height h of the can that costs the least to manufacture, कि हमने रेडियस आर और हाइट एच फाइंड करनी है कि जो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट से हम उसको कैन को तैयार कर सकें। अब उसके लिए वॉल्यूम तो हमारे पास ये आ गया, एच की वैल्यू हमने कुछ यूँ लिख दी 500 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। जो हमने कॉस्ट फाइंड करने के लिए वो फार्मूला यूज़ करना है वो हमारे पास ये है, और उसके साथ क्वेश्चन में हमें उसने टॉप और बॉटम की जो वैल्यू दी है कि जो टॉप और बॉटम की है वो 0.02 है और जो साइडों की है वो 0.01 है। तो हमने साइड्स का भी हमें पता था और हमने एच की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। तो यह फार्मूला हमारे पास कि टॉप के साथ हमने 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू और जो साइड है हमारी 0.01 उसके लिए हमने 2 पाई आर एच, और इस एच की वैल्यू हमारे पास ये है। इसको हमने मज़ीद सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 0.04 पाई आर स्क्वायर प्लस 10 बाई आर। तो को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.04 पाई आर स्क्वायर एज इट इज। अब c मिनिमम कॉस्ट कब करेगा? तब करेगा जब r की वैल्यू हमारे पास 3.4 सेंटीमीटर होगी और हाइट हमारे पास 13.7 सेंटीमीटर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, c विद रिस्पेक्ट टू r का हम ग्राफ बनाएंगे। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास r की, यानी अब ग्राफिकली आपको मैं कुछ यूँ समझा देता हूँ। तो फर्ज करो ये कर्व है, तो हमने मिनिमम कॉस्ट चेक करनी है, यानी वो पॉइंट चेक करना है जहाँ पे अगर ये r है ये c है, कि जहाँ पे c मिनिमम हो। अब c मिनिमम कहाँ होगा? अगर हम वर्टिकली चेक करें ग्राफ में, वैसे तो 0 से स्टार्ट होता है लेकिन यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे कहीं स्टार्ट हो रही है, तो x की वो वैल्यू, यानी यहाँ पे r रखा हुआ है, जो r की वो कौन सी वैल्यू है जिसपे c मिनिमम है, r की वो वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हमारे पास 3.4 सेंटीमीटर है। तो उसी की विद रिस्पेक्ट जब r और h का हम फाइंड करेंगे ग्राफ, r और h का, और r और h का ग्राफ आप कहाँ से फाइंड करेंगे? आप ये फाइंड करेंगे। तो r की विद रिस्पेक्ट टू c वैल्यू और r की विद रिस्पेक्ट टू h वैल्यू, तो वो हमारे पास r इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर आएगा और उस पर जो h की वैल्यू आएगी वो 13.7 सेंटीमीटर होगा। और r की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो c मिनिमम हमारे पास 4.39 आ जाएगा। ये आप जब इस फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो तब आपको वैल्यू क्लियर होगी। और अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता तो ग्राफ वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं। अब पार्ट बी में क्या कह रहा है कि सपोज दैट द टॉप एंड बॉटम ऑफ रेडियस आर पंच आउट फ्रॉम स्क्वायर शीट विद द साइड ऑफ लेंथ 2r एंड द स्क्रैप्स आर वेस्ट। अब क्या इन्होंने कुछ इस शक्ल का बना दिया कि जो टॉप और बॉटम का वो है वो हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं दे रहा, तो उसको वो ख़त्म कर देता है, उसको ख़त्म करता है टॉप एंड बॉटम। अब जैसे कि हमारे पास ये कोई आ गया c इज इक्वल ऑफ हमारे पास आ जाएगा 0.022 इंटू 2r स्क्वायर। पहले पाई आर स्क्वायर था, अब हमने टॉप एंड बॉटम को कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? टॉप एंड बॉटम गेट मोर वेट, एक तो वज़न भी उनका ज़्यादा था, दूसरा उन पे कॉस्ट भी ज़्यादा थी। तो जब हमने कम किया और उसको सोल्व कर दिया और साइडों को हमने क्या कर दिया कि डिसमिस कर दिया, तो जो है हमारे पास ये वैल्यू आ गई सी की। पहले हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई जब हमने टॉप और बॉटम को ख़त्म कर दिया। अब इस पे हमारे पास ये 0.16 आ रहा है आर स्क्वायर के साथ, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा था 0.04 पाई। अब 0.04 पाई स्मॉलर है 0.16 से, तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये है द कैंस बिकम टॉलर। जब हम ये वैल्यू के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे तो जब चेक करेंगे तो हम क्या पता चल जाएगा कि कैन जो है इस हिसाब से बड़ा बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0.16 किससे 0.04 से बड़ा है। अब कैन बड़ा बन रहा है तो टॉप और बॉटम को ख़त्म करके भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि रेडियस हमारे पास 3.1 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन अब रेडियस कम है, लेकिन इस फंक्शन के हिसाब से जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास 16.0 सेंटीमीटर आ रही है। और जो कॉस्ट पड़ रही है पार्ट सी में हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास कोड 4.76 मिनट। अब कॉस्ट देखा जाए तो जो पहले फंक्शन था ए में उसमें 4.39 थी और इसमें 4.76 है, यानी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है टॉप और बॉटम को ख़त्म करके भी।
तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम आ रही होगी और वो कह रहा है कि द डिज़ाइनर ऑफ अ स्पोर्ट फैसिलिटी वांट्स टू पुट अ कर्टाइल माइल 1320 फीट रनिंग अ ट्रैक अराउंड अ फुटबॉल फील्ड। मैं बता भी देता हूँ, जैसा कि ये फुटबॉल फील्ड है एक, इसके जो अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं यहाँ से लेकर वापस आके ये जो डिस्टेंस टाइप है वो हमारे पास 1320 फीट में है। अगर हम स्ट्रेट वे पाथ में यहाँ से चलते हुए वापस यूँ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। और इसके बाद वो कह रहा है कि फील्ड rated as in the accompanying figure, the football field is 360 feet long। जो उसकी लंबाई उसने हमें इस तरह करके दी हुई है वो 360 फीट है। और इसके साथ साथ जो उसने विड्थ हमें दी हुई है वो 160 फीट है। और उसके बाद वो कह रहा है the track consists of two straightaways and two semicircles with the straightway extending at least the length of the football field। अब सेमी सर्कल कहते हैं कि हाफ ऑफ द, यानी जो हमारे पास सर्कल होता है डायमीटर, यानी उसको अगर हम इसको हाफ कर दें तो अब हमारे पास दो स्ट्रेट वे बन रहे हैं, एक तो ये और दूसरा ये, यानी दो स्ट्रेट वे हमारे पास बन रहे हैं। तो अब पहले पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, शो दैट इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ कोटाइल बाय ट्रैक अराउंड द फुटबॉल फील्ड, कि वाकई वो ये पॉसिबल है कि कोटाइल माइल को हम फुटबॉल ग्राउंड के अराउंड फाइंड कर लें। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि फाइंड द शॉर्टेस्ट ट्रैक दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड द फील्ड। अब जो हमारे पास लेंथ ऑफ अ ट्रैक विद स्ट्रेट वेज ऑफ लेंथ एल के, अगर हम एक सेमी सर्कल लेते हैं एक साइड कोई, तो उस पर अगर हम स्ट्रेट वे चेक करते हैं तो हमारे पास जो पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कल आता है वो है ये, उसके हिसाब से जो हमारे पास एल और आर के हिसाब से P = 2L+2πr फीट में। और एल जैसे कि हमें लेंथ पता है 360 डिग्री है और रेडियस जो है वो हमारे पास 80 है। तो जब हमने वह वैल्यूज इसमें पुट की तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 122.65 फीट। तो ये लेंथ जो हमारे पास 13205 फीट है उससे कम है। तो पहली बात तो ये सोल्यूशन पॉजिटिव है। और ये एल और आर का ग्राफ बनाया हुआ उसने 0 से 550 और जे 0, यानी ग्राफ एक्सप्लेनेशन के लिए। अब बी पॉइंट में वो क्या कह रहा है कि लेट एल बी द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट वेव इन फीट एंड लेट एक्स बी द डिस्टेंस इन फीट बिटवीन अ साइड एंड ऑफ द फुटबॉल फील्ड एंड स्ट्रेट वे मेक अ ग्राफ ऑफ एल ओवर एक्स। इसी ग्राफ जैसे कि ये एल ओवर आर हमने बना दिया है। अब इसके बाद हमारे पास जो पैरामीटर है वो हमारे पास क्या है, P = 2L+2πr = 1320 फीट। अब हमने क्या क्या कर दिया कि जो हमारे पास आर है रेडियस है वो = 2x+160 है, यानी r = हमारे पास x+80 आ गया रेडियस, और जो हमारे पास सर्कल है। अब हमने क्या कर दिया कि इस r L = हमारे पास था 1320 - 2πr / 2। अब हमने ये वैल्यू इसमें पुट कर दी। L = हमारे पास ये वैल्यू है, R की जगह हमने ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दी। तो L = हमारे पास आ गया 660 - 80π - πx। अब इस वैल्यू से हमने C और D में शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट हमने डिस्टेंस चेक करना स्ट्रेट वे का। फार्मूला जैसे कि L = 660 - 80π - πx। एल की वैल्यू हमें पता है 360 है। तो जब हमने फाइंड किया x = हमारे पास 15.49 फीट आ गया, वो हमारे पास शॉर्टेस्ट वे था। और जो लॉन्गेस्ट वे है उस पर हमारे पास क्या होगा कि x = 0 है। और जब हम x = 0 इसमें पुट करेंगे तो L = 660 - 80p, जो हमारे पास L की वैल्यू आएगी वो है 408.67 फीट। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में इतना ही था। 37 क्वेश्चन है हमारे पास। 35 एंड 36। 35 एंड 36 में क्या करेगा, एक्सप्लेन व्हाई द फंक्शन एफ हैज वन और मोर होल्स इन इट्स ग्राफ। पार्ट 1 में क्या है कि उसके होल बताओ, और दूसरा पार्ट 2 में करेगा फाइंड अ फंक्शन जी ऑफ हुज ग्राफ इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ फंक्शन ऑफ। और अब हमारे पास जैसे कि 35 में पार्ट 1 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, f of x है इज इक्वल टू
एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1। अब इसमें वो कह रहा है कि होल्स का बताओ, तो x की जगह आप -2 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और कोई भी वैल्यू के डिवाइड में अगर 0 तो वो इन्फिनिटी होता है, यानी वो होल का है। तो हमारे पास जो होल आ रहा है वो x इज इक्वल टू -2 पे आ रहा है। तो दूसरा होल कब आ रहा है कि x की जगह 1 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू है डिवाइडेड बाई 0 वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी वो भी होल है। तो ये x इज इक्वल टू -2 और 1 पे होल है। और वो पार्ट 2 में कह रहा है कि वो फंक्शन बताओ जो इसके आइडेंटिकल हो, यानी जिसमें होल ना हो। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कोई भी फंक्शन ले लें जिसमें होल ना आता हो, यानी लीनियर फंक्शन ले लें, क्वाड्रेटिक या कोई भी। तो एक्स प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो एक्स प्लस टू से कट जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास एक्स प्लस 1 वो फंक्शन आ गया जिसपे ऑल रियल नंबर क्या है, डोमेन एक्सेप्टेबल है। एक्स की जगह हम उसमें कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अब इसके 36 पार्ट 1 से अगर सोल्व करें, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स। अगर हम इसमें देखें तो हम x के इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकते। x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन वो होल यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, होल शो करेगा। अगर हम पार्ट बी में इसके आइडेंटिकल फंक्शन शो करें जिसमें होल ना आता हो, तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 वाला फंक्शन दें, क्योंकि इसमें ऑल द रियल नंबर यानी x की जगह आप कोई वैल्यू भी उसमें पुट कर सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 37। इन 2001 द नेशनल वेदर सर्विसेज इंट्रोड्यूस अ न्यू वाइंड चिल टेम्परेचर। वाइंड चिल टेम्परेचर को यूँ ही समझ लीजिए जो आपको हवा लगती है ठंडी, ये उस वो चीज़ है। फॉर अ गिवन आउटसाइड टेम्परेचर टी एंड वाइंड स्पीड वी। टेम्परेचर को उसने टी का नाम दी थी और जो हवा चलती है जिस स्पीड से उसको वी। The Varanasi temperature index the current temperature that exposed skin would feel with a wind speed of v mile per hour। जो हवा के साथ जिस स्पीड के साथ आपको हवा लगती है और आपको ठंड लगती है, वो टेम्परेचर और उसकी स्पीड को वाइंड चिल टेम्परेचर कहा जाता है। ये जैसे कि आपको चीज़ दी हुई है वाइंड चिल टेम्परेचर। अब वो कह रहा है कि उसने टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, वाइंड चिल टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है जो कि 25 डिग्री है फ़ारेनहाइट है। टेम्परेचर किसी भी चीज़ का हो सकता है, ये टेम्परेचर दे सकता है या जो भी वो देना चाहे, मैक्सिमम ये टेम्परेचर ही आपको देगा। टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वाइंड चिल टेम्परेचर आपने फाइंड करना है। टेम्परेचर की जगह आपने क्या फाइंड पुट करना है, 25 डिग्री। अगर इसकी जगह 25 डिग्री पुट करें तो वी की जगह जो भी वैल्यू पुट करें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ वी की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 25 डिग्री आएगा। जब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे कि डब्ल्यू सी टी इसने हमें दिया हुआ है इक्वल टू टी है, और ये वी की लिमिट वेलोसिटी जो है हमारे पास 3 माइल पर आवर। तो यहाँ पे वेलोसिटी का कंसर्न नहीं है क्योंकि वेलोसिटी की जगह हम कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो यहाँ पे टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। वी इज ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन 3। इससे फिलहाल हमारा तलब नहीं है, हमने सिर्फ ये चीज़ फाइंड करनी है, वी इज इक्वल टू 3 माइल पर आवर। अब दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास वी इज ग्रेटर देन 3 है। पहले में हम जो ये वाला फंक्शन है इसकी वैल्यू सिर्फ इस इधर फाइंड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू 3 है हमारे पास, v इज स्मॉलर देन 3, और v इज ग्रेटर देन 3 के लिए हमें ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। अब v इज ग्रेटर देन 3 में हमारे पार्ट b में जो वैल्यू है 15 माइल पर आवर। अब जैसे कि WCT आपने फाइंड करना है, वाइंड चिल टेम्परेचर, v भी आपको गिवन है और t भी। ये जो v है इसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है, और ये जो t है इसकी जगह आपने ये 25 डिग्री वाली वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका इसका भी आंसर आ जाएगा और इसका भी आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 38 है, 39 और 14 ये भी लिंक करते हैं इससे 37 से, लेकिन इसमें क्या है कि आपको टेम्परेचर और v गिवन है। जैसे इसमें आपको टेम्परेचर भी गिवन था और v भी। आपने वाइंड चिल
टेम्परेचर फाइंड करना है। सॉरी बेसिकली ये आपको वाइन फील्ड टेम्परेचर नहीं, ये WCT यहाँ पे गिवन है, WCT गिवन है और आपने वो फाइंड करना है एयर टेम्परेचर यानी ये वाला टेम्परेचर। तो इसमें आप क्या करोगे कि WCT फाइंड करने के लिए आप ये वाला फंक्शन लोगे जो सेकंड वाला है, यानी जैसे कि अगर ये WCT 37 को अगर मैं करता हूँ WCT इक्वल टू ये वाली पूरी वैल्यू रख के सॉल्व कर लूँगा। क्यों, इसमें मुझे v की वैल्यू गिवन है लेकिन इसमें t की वैल्यू गिवन नहीं है और वो t की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जैसे कि पहले 37 में हमें ये t की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे हमने ये t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो WCT की वैल्यू मेरे पास क्या है -60 डिग्री और WCT फंक्शन कौन सा है, ये वाला। तो इस फंक्शन को -60 डिग्री के इक्वल रख के मैं सॉल्व कर लूँगा और जो भी वैल्यू आएगी उसमें से मैंने t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा कि ये t की वैल्यू आपको नहीं गिवन, v की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो विद रिस्पेक्ट टू t सॉल्व करोगे तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो आपका टेम्परेचर आ जाएगा। और इसमें भी सेम यही चीज़ करनी है आपको। 40 में क्या है कि विंड चिल टेम्परेचर आपको गिवन है और टेम्परेचर गिवन है, तो आपने क्या फाइंड करनी है, विंड स्पीड फाइंड करनी है। तो विंड से तो उसके लिए भी आप सेम यही चीज़ करोगे कि 5 डिग्री F इज इक्वल टू, अब इस चीज़ को सॉल्व करोगे आपको t गिवन है इज इक्वल टू 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो t की वैल्यू पुट करोगे, v की विद रिस्पेक्ट आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू बचेगी वो v का आंसर होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।